अस्सलाम वालेकुम। चूंकि क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, मैंने वो रिकॉर्डिंग पे लगाया लेकिन वहां से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो दोबारा फिर मैंने इसको लैपटॉप पे लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपकी 3 से 4 चीज़ें क्लियर होंगी। वो ये चीज़ें हैं कि जी आप सबसे पहले सीखेंगे इसके अंदर के पाकिस्तान अफेयर्स के रेलिवेंट अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, करंट अफेयर्स के रेलिवेंट आता है तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और ऐसे के अंदर हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी सवाल कौन सा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे। सीएसएस, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग और जियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, या सॉरी जियो एनर्जी पॉलिटिक्स के लिहाज से सवाल आएगा हमारे पास। ठीक है, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स है और एनर्जी पॉलिटिक्स, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, ज्योग्राफिया एंड क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी पाकिस्तान का ज्योग्राफिया कितना है। ये आपको पता है कि 7,96,000 किलोमीटर स्क्वायर होता है। और इसमें जो पाकिस्तान के जो अंदर 4 तरह के सीजन्स पाए जाते हैं, लेकिन जो मेजर सीजन्स हैं वो आपको पता है कि समर और विंटर है। समर जो है वो जून से सितंबर तक रहता है, जो विंटर है वो दिसंबर से मार्च तक रहता है। पाकिस्तान के अंदर 60% जो मानसून की जो एनुअल प्रेसिपिटेशंस है, प्रेसिपिटेशंस का मतलब होता है जो बारिशें रूनुमा होती हैं इस एरिया के अंदर, वो अप्रोक्सीमेटली 60% समर के सीजन्स के अंदर रूनुमा होती हैं जी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेट, मतलब कि एरिड्स की बात करते हैं, क्लाइमेट वेरी जो चेंज होते हैं, तो तकरीबन जो रेनफॉल होता है पाकिस्तान के अंदर, वो समर सीजन्स के अंदर होता है और तकरीबन 250 मिलीमीटर, सो लेस देन एनुअली इनका मतलब कि जस्ट काउंट किया जाता है इस रेनफॉल को। 3/4 ऑफ द एरिया कंट्रीज, मतलब कि जस्ट एक हिस्से में अंदर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन जो तकरीबन 3/4 हिस्सा है पाकिस्तान का, उसके अंदर रेनफॉल तकरीबन 250 मिलीमीटर से भी कम होता है, जिसमें बलूचिस्तान का एरिया है, सिंध का एरिया यहाँ पे पाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर तो ये मैक्सिमम जो है ना वो जो होता है वो बारिशें होती हैं। और तकरीबन आपको मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि तकरीबन 250 मिलीमीटर जो है वो बारिशें होती, उससे भी कम होती हैं 3/4 पार्ट में। लेकिन जो 1 पार्ट है, मतलब कि जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज को रिकमेंड कर सकते हैं या फिर कुछ एरियाज ऑफ पंजाब की बात कर सकते हैं, उसमें इसकी जो 760 मिलीमीटर टू 2,000 मिलीमीटर तक रेंज हो सकती है। अच्छा, नॉर्दर्न रीजन में इंक्लूड कौन कौन से हाईएस्ट पीक है, जैसे केटू है। इसी के साथ अगर हम बात करें, जो लार्जेस्ट ग्लेशियर्स है साचन, जिसे हम कहते हैं साचन ग्लेशियर्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें इंडस रिवर के साथ साथ जो 63 किलोमीटर बैफो की जो फीड है बेसिकली, वो इस एरियाज के अंदर भी मतलब कि यहाँ पे बारिशें ज्यादा होती हैं। अच्छा जी, फॉर ड्यूरिंग विंटर्स, yes, ड्यूरिंग विंटर्स द टेम्परेचर इन द रीजन ड्रॉप टू एज लो, मतलब कि इन विंटर की सीजन में इस यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और मैक्सिमम जो मतलब कि वार्म होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ये मई से सितंबर तक हो सकता है। इन एरियाज के, नॉर्दर्न एरियाज की बात कर रहा हूँ मैं, जो साइचन ग्लेशियर्स की बात कर लें, केचू की बात कर लें, या फिर एबाफो की बात कर लें। अच्छा, इसके बाद जी द वेस्टर्न एंड द साउथर्न सेगमेंट ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंट द इंडस रिवर बेसिन प्लान एंड बलूचिस्तान प्लेटू। यहाँ पे इस जो एरियाज के अंदर जो मतलब कि साउथर्न जो सेगमेंट है पाकिस्तान का, नॉर्थर्न के अलावा जहाँ पे जो थर्ड पार्ट में आ रहा है, थर्ड और फोर्थ पार्ट में आ रहा है, ठीक है, इसमें तकरीबन जो इंडस बेसिन कवर तकरीबन ट्रांस बाउंड्रीज जिसकी है वो 5,20,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और 65% ऑफ द टोटल कंट्रीज का जो एरिया है वो इस इंडस बेसिन के अंदर आता है, और इंक्लूडिंग द होल प्रोविंस ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मोस्ट ऑफ द सिंध टेरिटरी एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान, वो इस एरिया के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, सिक्स द बेसिन, इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखी हुई है। ये आप साथ साथ नोट करते रहा करें, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि जो इंडस बेसिन ट्रीटी है उस वो सॉरी इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम है, जो कि इंडस इंडस बेसिकली आपको पता है कि रिवर है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, जो कि चाइना से आगे होता हुआ अब जो है इंडियन ओशन की के अंदर फ्लो करता है, और ये पूरे पाकिस्तान से गुजरता है, और इसी इसी से बाकी जो दरिया हैं वो भी बनते हैं, जो पाकिस्तान के डिफरेंट रिवर्स हैं। तो ये इरिगेशन सिस्टम 95% जो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसी का तो रोला है पाकिस्तान और इंडिया का, जो कि कश्मीर से होता हुआ आता हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा रोला यही है कि इंडस जो बेसिन ट्रीटी है बेसिकली वो
इस बात पे हम डिपेंड कर सकते हैं इसको जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगर डिस्कस करें कि द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन दिस प्लेन इज अराउंड 230 मिलीमीटर। और अगर बात करें टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो अपर लोअर बेसिन में इसका टेम्परेचर नोटिसेबल होता है। दिसंबर के अंदर तकरीबन जो है वो विंटर टेम्परेचर दिसंबर फरवरी इन द लोअर प्लेन इज 140 डिग्री से 200 डिग्री एंड 20 डिग्री सेल्सियस 230 डिग्री सेल्सियस इन द अपर प्लेन एरियाज। वाइल ड्यूरिंग समर, अगर हम समर की बात करें, मार्च और जून की बात करें, तो इसमें तकरीबन जो है वो 200 वेरीज फ्रॉम 420 डिग्री सेल्सियस टू 440 डिग्री इन लोअर प्लेन 230। ये बेसिकली उन एरियाज के अंदर जो अब नोटिसेबल टेम्परेचर मेन है ना, मेन मेन की बात कर रहे हैं। ये नहीं आप समझिएगा कि यहाँ पे जो 50 डिग्री सेल्सियस होता है ये मेन स्केल एक टेम्परेचर होता है जो कि एवरेज टेम्परेचर के तौर पर निकलता है, ये उसकी वैल्यू बताई हुई है। तो ये ना समझिएगा कि ये टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस होती है, इतनी गर्मी होती है यहाँ पे सर 100 पे तो पानी बोलना शुरू हो जाता है, यहाँ पे सर 230 की बात करें, दैट इज अ मेन विंटर टेम्परेचर है। बेसिकली मेन का मतलब होता है एवरेज टेम्परेचर निकाला हुआ है। द बलूचिस्तान प्लेटू इज अ वास्ट वाइल्डरनेस ऑफ माउंटेन्स रेंज साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री। आपको पता है क्वेटा के अंदर जो पहाड़ी इलाका है वो ड्राई पहाड़ी इलाका है, खुश्क है। वहां पे उन पहाड़ों को देख के खौफ आता है, लेकिन उधर जब बर्फबारी होती है तो इंतहा किस्म की शिद्दत की बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसकी रीजन ये है कि बलूचिस्तान का जो एरिया है वो कोई हिंदू कश से आगे आती है, जितने भी पहाड़ है उन पहाड़ों के अंदर खुश्क साली भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी सर्दी के मौसम में क्योंकि वो एरिया मतलब पहाड़ी एरिया है तो वहां पे जो काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। जो कि मतलब कि अगर हम बात करें थर और चोलिस्तान के एरिया की बात करें, ये सेंट्रल पार्ट है जो कि डेजर्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है ना वो सीजनल रिवर्स का ही पानी बहता है और यहाँ पे कम ही बर्फ जो है ना बारिशें होती हैं। द रेनफॉल इन दिस रीजन इज लेस देन टू 10 मिलीमीटर। और तकरीबन जो है ना वो 210 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है थार और चोलिस्तान के अंदर, जो कि 20 से 30 मिलीमीटर पर मंथ के लिहाज से होता है। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम बात करें रैपिडली emerging climate change are one of the biggest threat to sustainability of life on earth। जो जैसे डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग दो चीजें हैं। सुन रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं मैं। थोड़ा सा मौजूद है, रिस्पॉन्स दे शाबाश मुझे। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज में किसी भी टेम्परेचर का इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्लाइमेट चेंज का। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं द फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये बेसिकली आपको जो मैं यहाँ पे स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको आपके लिए डाटा भी है, आपके लिए ये डेली आपको ना मेरा ख्याल है कि अगर आप इन टॉपिक्स को करते हैं तो आपको इन टॉपिक्स को करके ही तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बात इंशाल्लाह याद रख लें कि अगर आप समझते हैं, हाँ, जितना भी अपडेट मटेरियल है, जितनी भी हिस्ट्री है, वो सारी चीज इसके अंदर है। आपके पास अगर गेट्स हैं तो आप उन इनके पॉइंट्स बना के बहुत अच्छा लिख सकते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को कि शायद जो है ना हमें बाहर से डाटा, हाँ थोड़ा बहुत आपको जरूर अप्रोच करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर मैंने करंट सिनेरियो भी डाला हुआ है, बैकग्राउंड भी डाला हुआ है। कुछ चीजें इसके अंदर मिस हैं, वो आपको मैं बता दूंगा, वो आप उसके अंदर कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं जनाब क्लाइमेट चेंज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अब बहुत कॉमन चीज़ें पढ़ते हैं हम जी, इसके अंदर ओजोन डिप्लेशन होती है ये फला, लेकिन हम इसके अलावा कुछ चीज़ें और देखते हैं जी। लीडिंग टू फ्लड्स, जो ज़रूरत से ज़्यादा फ्लड्स होते हैं वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। फेमिनीज
ड्रॉट्स, साइक्लोन्स और नेचुरल डाइसेस्टर्स से मुराद होता है तब्दीलियां, आने वाली चेंजेस कहते हैं उनको, ठीक है। अच्छा जी, इन पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज आर एक्सपेक्टेड टू हैव वाइड रेंज इफेक्ट्स, जैसा कि आपको पता है कि रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो जाती है, अगर सैलाब आ जाता है तो उस एरिया में काफी देर तक इरिगेशन सिस्टम मेंटेन नहीं हो पाता। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, जब बारिशें नहीं होती तो भी नुकसान होता है, और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटीज, increase coastal regions and the sea water incursions, and increase frequency of extreme climate events। ये कुछ मतलब कि मॉडिफाइड मतलब के वर्ड्स और स्टांस मैंने इकट्ठे किए हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर। हम इसमें जो आने वाली तब्दीलियां हैं वो आप इसके अंदर नोटिस कर सकते हैं, ठीक है जी। एक जर्मन वाच एक नॉन गवर्नमेंटल और नॉन आइडियोलॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। बेसिकली इसका जो ये बेसिकली किसी भी मुल्क, किसी भी कंट्री जो साउथ एरिया है वर्ल्ड के, उनके लिए जो है ना एक जो कैलकुलेटिव वर्क करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नॉन गवर्नमेंटल या नॉन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है दुनिया का जिसके अंदर किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की कैलकुलेशंस की बात, किसी भी स्पेसिफिक एरिया से, इकोनॉमी के लिहाज से, क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, इस तरह के डिस्कशन के लिहाज से वो करते हैं जी, ठीक है जी। अच्छा जी, पाकिस्तान हैज बीन रैंक्ड एक्चुअली, ये बेसिकली रैंक ग्लोबली तकरीबन पहले 10 कंट्रीज के अंदर आता है जो कि मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। 10 टॉप जो कंट्रीज जो कि इफेक्टेड हैं ग्लोबल वार्मिंग से, उनमें पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में आता है। हालांकि पाकिस्तान एक सेव एंड क्लीन कंट्री समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर इस पाकिस्तान इतना ज्यादा इफेक्टेड माहौल को नहीं कर रहा जितने बाकी ममालिक कर रहे हैं, जैसे चाइना कर रहा है, जैसे यूएस कर रहा है। यूएस चूंकि टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है, 2016 में 2015 के अंदर जो पेरिस एग्रीमेंट को 2018 में इन्होंने ड्रॉप आउट किया था मतलब कि ट्रंप के दौर में, तो दोबारा फिर बाइडन ने इसको ज्वाइन किया है। तो इसकी रीजन यही है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है बेसिकली किस बात पे कि इसके मिशन 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखा जाए, लेकिन अगर वो इस चीज को ओबे करते हैं तो उनका जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स हैं वो कम होते हैं। तो हर जो कंट्री कोशिश करता है कि उनकी इकोनॉमी बेहतर हो, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े। जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो डेफिनेटली जीडीपी जीएनपी इंक्रीज करती है, लेकिन जब उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तब ही ना जब उनके अंदर कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस होगी। प्रोड्यूस होने के लिए उनको इस्तेमाल करने पड़ता है रिसोर्सेज को। जब सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं तो वो गैसेस बनाते हैं, जब गैसेस माहौल में जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज की वजह बनते हैं। इस वजह से बहुत सारी ऐसी जो मसरूफिया जो ऐसी मुश्किलात हैं जो किसी भी मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर काफी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तकरीबन दुनिया का हर कंट्री इन्वॉल्व है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है। जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं या अंडर सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मैक्सिमम वो इनके अप्रोच रखते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जनाब, पाकिस्तान में 2020 का जो क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान हैज लॉस्ट 0.3%, 0.53% यूनिट जीडीपी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो एक आपको पता है कि कोविड भी आ गया था, और क्लाइमेट चेंज की वजह से तकरीबन पाकिस्तान ने 0.53% जीडीपी के अंदर लॉस किया है, जो कि इकोनॉमिक लॉस है, और जो कि 3,792.52 मिलियन डॉलर्स की वर्थ है इस पूरे मतलब की अगर बात करें जीडीपी के लिहाज से। और तकरीबन 152 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं तो 1999 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान के अंदर। और इसी के साथ अगर हम देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे एडीबी लिखा हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एनालिसिस के तहत पाकिस्तान ने सोशो इकोनॉमिकली कॉस्ट इन्वायरमेंट के अगर देखा जाए तो डिग्रेडेशन के लिहाज से क्लाइमेट चेंज में बहुत ज्यादा चेंजिंग्स आई हैं। तकरीबन $7 बिलियन से $14 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट अडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा नहीं है ना। अगर पैसा नहीं है तो ये अप्रोच नहीं कर पाते, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो पाकिस्तान एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिहाज से पाकिस्तान को सुजेस्ट की गई है, सबसे पहले दी गवर्नमेंट being cognized of the situations is taken to measure the it at policy management and operation levels to mitigate the adverse effect of climate in the country। ये पहली recommendations है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। थोड़ा सा स्लाइड्स में प्रॉब्लम की वजह से हम इसको नहीं कर पाए, तो ये पहली डेवलपमेंट है, अडेप्टेशंस है या फिर मिटिगेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है। तो इसमें देखें जी, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द इकोनॉमिक
system restorations innovations innovations ESRI ecosystem restorations या इनिशिएटिव कहते हैं, सॉरी वर्ड नहीं आ रहा था। इनिशिएटिव का मतलब होता है स्टार्ट करना। इकोसिस्टम रिस्टोरेशंस इनिशिएटिव मतलब कि इकोसिस्टम के जितने भी सेगमेंट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज का वजह बन रहे हैं उनको रिस्टोर करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एक इनकी मतलब कि रिकमेंडेशंस है गवर्नमेंट की क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए, जो कि फैसिलिटेट करती है ट्रांजिशन टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल रिसाइलेंस। पाकिस्तान बाय मेन स्ट्रीमिंग adapting the and mitigations through ecologically trajectory initiatives. These includes मतलब कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह बन रही हैं या फिर उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव का एक मतलब कि लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि फैसिलिटेट करती है एफोरेस्टेशन। तो एक होते हैं डिफोरेस्टेशन मतलब दरख्तों को काटना, एक होती है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन से मुराद होता है दरख्तों को लगाना। जैसे कि आपको पता है कि सुनामी के नाम से जो है ना वो अभी तकरीबन 10 बिलियन या जो दरख्त लगाने के एक एम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो शामिल था, जो कि पहले खैबर पख्तूनख्वा में स्टार्ट हुआ, फिर पंजाब या बाकी मुल्क के एरिया में स्टार्ट हुआ, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसी की तो बात करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, enhancing policy environmental consistent or with the objectives of Pakistan national determined contributions and attaining the land degradations neutrality. The objective of this initiative is established an independent, transparent and comprehensive financial mechanism in Pakistan called Pak Eco सिस्टम रिस्टोरेशन फंड, जो कि एक ऐसे मतलब कि एक ऐसी मतलब कि ब्रांच इन्होंने बनाई है जिसमें हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फंड के नाम से जानते हैं। ये जिसमें जितने भी फंड्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट या कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म है पाकिस्तान के लिहाज से उसको अप्रोच किया, जो फाइनेंस द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, इनकी बात अगर हम करें तो पाकिस्तान के लिए साबित हो सकती है। रिफोरेस्टेशन से मुराद होता है किसी भी जगह पर किसी भी दरख्तों को दोबारा फिर लगाना, उसी चीज को दोबारा फिर आगे लेके चलना, ठीक है, जहां पे पहले लगे हों। अच्छा जी, ये कुछ मतलब कि एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की पाकिस्तान की है, उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको कम करने के लिए, कौन से एडेप्टेशंस का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, इसमें देखें सबसे पहले जी पाकिस्तान डेलीगेशंस एट COP25, अब COP26 हुई है जो रिसेंटली है ना, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज पर जो मतलब के इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का एक समिट होती है, उसको हम कॉप का नाम देते हैं, ठीक है। बेसिकली जो है COP26 जो हुई है बेसिकली वो बता सकता है कहाँ पे कोई हुई है? आप में से कोई बच्चा बता सकते हैं? इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से जानते हैं। नहीं, पेरिस में नहीं हुई, अभी जो रिसेंटली COP26 हुई है। बड़ा खूबसूरत सा नाम है कंट्री का, ग्लासगो। ग्लासगो स्कॉटिश मतलब इवेंट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये 21 में होने वाली यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, ग्लासगो। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि जो फ्यूचर एमिशंस है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको कम किया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए ठीक है। अच्छा जी, 6 पोजीशंस ऑब्टेन हुई है पाकिस्तान। अगर मीटिंग का टाइम चेंज हो गया लेकिन दोबारा फिर आपके ग्रुप में लिंक आएगा तो आपने दोबारा फिर ज्वाइन करना है इसको, ठीक है। अच्छा जी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पाकिस्तान को मतलब कि डिस्कशन हुई है यूनाइटेड नेशन के साथ, उसमें भी इसको डिस्कस किया गया है और इसमें जो चीज़ें मतलब साबित की गई हैं वो दो NDC पार्टनरशिप। अच्छा, इसमें भी आप याद रखें कि आपने ना एब्रीवेटेड जितने भी एब्रीवेशन है वो याद रखने हैं, जैसे कि नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इनकी जो पार्टनरशिप हुई है सपोर्टिंग पाकिस्तान इन मैपिंग आउट इन क्लाइमेट रिसाइलेंस डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरीज। तो बेसिकली जो इस पार्टनरशिप है तमाम मतलब कि सपोर्टिंग के लिहाज से पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट रिसाइलेंस डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ रिवीजन ऑफ NDCs. This is an important of collaborations on measurements, reporting and verifications and
ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस इन इन्वेंट्री, GHG का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसेस, स्ट्रेंथिंग कंपोनेंट्स फॉर द रिवीजन ऑफ एनडीसीज अंडर द UNFCCC रिपोर्टिंग, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस की जो फॉरेन कंट्रीज की क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको हम कहते हैं UNFCCC रिपोर्टिंग के तौर पे, उनके अंदर उन्होंने जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस के ऊपर को जो इन्वेंट्री स्ट्रेंथन है उसको ओवरकम करने की कोशिश की है, उसको कोशिश की है कि तमाम गैसेस को ओवरकम कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जी नेशनल कमेटी ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कार्बन मार्केट हैज बीन एस्टैब्लिश, उन्होंने नेशनल कमेटी बनाई है कार्बन मार्केट के ऊपर ताकि उसको कंट्रोल कार्बन को जो ओवरकम है कार्बन को ओवरकम किया जा सकते, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इन ऑर्डर टू मिटिगेट द कार्बन एमिशंस व्हीकल्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड इन एसोसिएट, मतलब ये तमाम मतलब के प्रोस्पेक्ट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने उठाए हैं, स्टेप्स उठाए हैं ओवरकम करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, या आप एक दफा पढ़ सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये डाटा जो अभी मैंने इकट्ठा किया है WASH, बस बेसिकली WASH बेसिकली एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता है पाकिस्तान का। इसके अंदर आपने जो है वो आपने डिस्कस करना है हमेशा कि वाटर सैनिटेशन एंड द हाइजीनिक जो बजट होता है ना वाटर मैनेजमेंट के लिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी इंक्लूड होता है, या बाकी जितने भी प्रोस्पेक्ट्स, इसको हम कहते हैं वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीनिक। तो बजट एलोकेशंस में अगर देखा जाए तो इस दफा, क्योंकि ये एक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो तमाम तर कंट्रीज के अंदर क्लाइमेट चेंज के पार्टिसिपेशन में एक अहम रोल प्ले करता है, तो इसके अंदर जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है पिछले 5 सालों से पाकिस्तान, और कोशिश कर रहा है कि जो वाटर स्कार्सिटी है उससे बचा जा सके, और कोशिश कर रहा है तमाम तर इस तरह की जो मुश्किलात हैं पानी की उससे बचा जा सके। 2021 और 22 का जो बजट आया है वो एलोकेट किया गया है 49.3 बिलियन, ठीक है, इस बजट को एलोकेट किया गया जो कि तकरीबन 2020 में अगर देखा जाए तो 42.6 बिलियन था। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बजट बेसिकली वाटर्स के जो हाइजीनिक है या वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर इसको एलोकेट किया जाता है। और अगर देखा जाए तो आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 2020 इंक्रीज द डिमांड फॉर WSH सर्विसेज एज अ सिग्निफिकेंट प्रिवेंशन मेजर, while at the same time the sector has been experienced persistent financing gaps. There is therefore a need for further reprioritizations of मतलब कि इसकी सर्विस को मजीद बेहतर किया जा सके जिससे हेल्थ, स्कूल कम्युनिटीज की हाइजीनी है जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको, या उसके अंदर जो प्रमोशंस हैं सैनिटेशन सर्विसेज प्रोविजंस के लिहाज से, या वाटर की जो सप्लाई है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, इसके आगे मैंने ना कुछ बताया है क्लाइमेट चेंज के लिहाज से। पाकिस्तान की तकरीबन 48% आबादी ऐसी है जिसको साफ पानी नहीं मिलता, और पाकिस्तान की तकरीबन 27% ऐसी आबादी है जो कि अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी है, मतलब कि जिनको प्रॉपरली फूड भी नहीं मिल रही खाने के लिए, खुराक खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। 27% आबादी है उसके पास पाकिस्तान की, और तकरीबन 48% ऐसी आबादी है जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन साफ पानी तक अप्रोच नहीं रखती। तो यहाँ पे आपको ये चीज ऐड कर सकते हैं 48%। अच्छा जी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको मैंने बहुत मतलब पाकिस्तान के लिए जो मिटिगेशंस के लिए जो पाकिस्तान का एक अपना मतलब के पलिंदा है और एक अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने भी लॉन्च किया है क्रिएटिंग मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेंथनिंग म्युनिसिपल सर्विसेज डिलीवरिंग बाय लोकल गवर्नमेंट फॉर 5 पिलर्स ऑफ ग्रीन पाकिस्तान के लिहाज से। तकरीबन 5 इसके बेसिक पिलर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं। अच्छा, इसके अंदर आप देखते हैं कि दी क्लीन ग्रीन पाकिस्तान जो इंडेक्स है वो बेसिकली 5 पिलर्स ऑफ ग्रीन मूवमेंट्स के ऊपर है। वाटर सैनिटेशन है, हाइजीनिक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लांटेशन और इक्वल वेटेड के लिहाज से इसको मतलब कि तमाम प्रोसेस हैं वो इसके अंदर 5 पिलर्स शामिल है। द ओवरऑल सम ऑफ scores of 4-5 pillars will provide the फाइनल स्कोर ऑफ द ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स। इन तमाम चीजों को बेहतरीन करने के लिए, बेहतर करने के लिए, इन तमाम चीजों को प्रैग्मेटिक लिहाज से स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एक एम है पाकिस्तान का वो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें सुनामी भी आ जाती है, जिसमें जो आपकी हाइजीनी ऑफ द वाटर आ जाती है, सैनिटेशन आ जाती है, वाटर की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ जाती है, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल इसके अंदर भी शामिल हो जाते हैं, बेसिकली वो भी इसके अंदर शामिल है जो कि
यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली 17 गोल दिए हैं एसजीडी के। एसजीडी का मतलब होता है सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स। किसी भी कंट्री के अंदर जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, मतलब कि एक डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस गोल देता है उसमें शामिल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे आगे, the overall sum of scores for 5 pillars will provide the final score of green। अच्छा जी, CGPI comprises of more than 35 indicators। 35 इसके indicators शामिल हैं different countries के अंदर। Baseline of CGP is based on the data received from the municipalities of 19 selected cities। तकरीबन 19 शहर शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं जी। देखें जी, हमारे पास यहाँ पे 2018 की जो मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 19 यहाँ पे शामिल मतलब कि जो 18 के लिहाज से देखा जाए तो सिटीज शामिल है, जिसमें तकरीबन 50% वेट रखते हैं हाउस होल्ड डाटा का, और 50% जो म्यूनसिपल डाटा है उसके अंदर शामिल है। Initial 3 months report for the January to March is currently under reviews and submission of the report for April to June is under process. The base year data for 2019 and 20 will available in December। ये बेसिकली थोड़ा पिछला डाटा है, इसलिए थोड़ा सा आपको एक्युमुलेट कर रहा हूँ, आप इसके अंदर शामिल, क्योंकि ये जब इसको इनिशिएटिव लिया गया था तब का इसका डाटा है। अच्छा, इसमें जो 13 जो शहर हैं वो इसके अंदर पायलट के तौर पर, मतलब इसको इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये जो ऑब्जेक्टिव है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान को, इन शहरों के अंदर बेहतर मतलब कि परफॉर्म हो रही है, इसके अंदर परफॉर्मेंस हो रही है, जिसमें जो है मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलपुर, डीजे खान, साहिवाल, सियालकोट, गुजरात, अटक एंड मरी शामिल है। और एंड इट इज पायलटेड इन 7 cities ऑफ खैबर पख्तूनख्वा दैट इंक्लूड्स बन्नू, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, कोहाट, मालाकंड, मर्दान एंड पेशावर इस शहर के अंदर, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसको प्रोमिनेशंस दी गई है। और ये तकरीबन जो है ना वो 20+ जो सिटीज हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ठीक है जी, जो कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के लिहाज से पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज को बेहतरीन करने की काविश में लगे हुए हैं जी। आगे चलती है जी, हमारे पास 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम फेज 1 की बात कर, अब तो फेज 2 है अभी जो रिसेंटली है। इसमें 10 बिलियन सुनामी प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। 2019 से 23 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना जाए फेज 1 के लिहाज से। ये 4 फेजेस है। ठीक है जी, इसके लिहाज से तकरीबन इसकी जो कॉस्ट है वो टोटल 125.1843 बिलियन है। ये एक ऐसा डाटा है जो कि आपको एक्यूमुलेट करते बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली बड़ी बुक्स से इसको इकट्ठा किया जाता है। आप इसको यूज किया करें, लेक्चर शेयर किया करें, काफी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर किया करें, आपके लिए बेहतरीन साबित होता है। ये आप अपनी ड्यूटी समझा करें। ठीक है, अपने लिए मेरा इसमें मेरा क्या चाहता है, मुझे तो पहले मैं वैसे सेंड कर देता था, तो फिर मुझे किसी एक दोस्त ने कहा यार इसको यूट्यूब चैनल पे लेके जाओ। हालांकि पहले मेरा यूट्यूब चैनल था तो मैं वहां पे ले जाता हूँ। मुझे इसमें मतलब कि यहाँ मुझे इतना आइडिया नहीं है यूट्यूब चैनल पे क्या होता है, लेकिन मुझे किसी ने सुजेशन दिया है, मैं उसके पे चला गया हूँ। मुझे ये पता है कि इसके कोई अच्छे से मतलब कि बाद में चार्जेस मिल जाते हैं, पता नहीं 1000 मिलता है, 5000 मिलता है, 10,000 मिलता है, वो बात की बात है। लेकिन आपको पता है कि तकरीबन 2-3 महीने आपको वैसे लेक्चर सेंड होते रहे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था, ना मेरा ऑब्जेक्टिव, ना मेरा एम ये था कि मैं इनसे कोई अर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देने के बजाय भी, क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। मुझे बार बार फोर्स किया गया और इस वजह से मैं इसके पीछे मतलब क्या करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो सुनते हैं वो वैसे भी सुन लेते हैं, जो उन्होंने नहीं सुना होता वो ग्रुप में भी नहीं सुनते। अच्छा, इसके अलावा इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में